हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास से पार्ट 3 जो कि तुगलक वंश है। ठीक है ना। इससे पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, पहले इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 तक चला, जिसे भारत में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसमें लगभग 5 वंशों ने शासन किया और लगभग 320 वर्षों तक चला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजवंश, सबसे पहले गुलाम वंश थे 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश, इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक है ना। इनका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश दिल्ली सुल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है ना। जो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश थे, इन सभी वंशों में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने ही शासन किया था। तुगलक वंश का शासनकाल 94 वर्ष तक रहा। ठीक है ना। इनका शासनकाल 94 ईयर्स तक रहा। तुगलक वंश में लगभग 9 शासक ने शासन किया। ठीक है। कितने शासक ने शासन किया था? तो 9 शासक ने शासन किया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। 5 सितंबर को जो खिलजी वंश के खुसरो खान था, उसको गाजी मलिक पराजित करते हैं और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक तुगलक गाजी गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे बैठते हैं और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक, जो 9 शासक हुए, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। इन सभी के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका ओवरव्यू जान लेते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक रहे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहे। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 तक। फिर अबू बर्क शाह 1389 से 1390 तक। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1390 से 1394 तक। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में। फिर नसरुद्दीन नुसरत शाह 1394 से 1398 तक रहे। और नौमा नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1394 से 1414 तक रहे। ठीक है ना। तो चलिए इन सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को कवर करेंगे। तो इनमें महत्वपूर्ण है गाजी मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन 3 ही शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। तो इन 3 शासकों के बारे में क्वेश्चन को कवर किए हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। तो इनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने ही किया था। जो गाजी मलिक थे, इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके समय में जो भूमि लिया गया था, उसे गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण किया। ठीक है। कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए इसने कुआं और नहरों की स्थापना किया।
नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। ठीक है ना, नहरों का निर्माण करने वाला यह प्रथम शासक था। मोस्ट VVI, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नहरों का निर्माण किसने सबसे पहले करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने और चेहरा पढ़ने की प्रथा को लागू किया। ठीक है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी लगाए थे घोड़े के दागने तथा चेहरा को पढ़ने की प्रथा, इसने भी इसे लागू किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में रहते थे, इसीलिए इन्होंने तुगलकाबाद अपने नाम से एक नया शहर की स्थापना किया था। यहाँ पर एक दुर्ग बनवाया। ठीक है, तुगलकाबाद में यह इन्होंने एक दुर्ग बनवाया जिसे छप्पन कोट के नाम से जाना गया। ठीक है, छप्पन कोट कहाँ स्थित है? तो तुगलकाबाद में ही स्थित है। इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है। जो जूना खान के द्वारा निर्मित लकड़ी का महल था, इनमें दबकर इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है। ठीक है ना, जो गयासुद्दीन का मकबरा है यह तुगलकाबाद में ही स्थित है। जिनका वह स्थापना किए थे वही इनका मकबरा स्थित है। तो गयासुद्दीन तुगलक से हमें इन्हीं सब पॉइंट को जानना था, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। ये मोस्ट VVI है। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम उलुग खान या जूना खान था। बाद में यह दिल्ली के सिंहासन पे बैठते समय अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लेते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति था। मध्यकालीन सुल्तान में जितने भी शासक हुए उन सभी में यह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन यह इसके विपरीत कार्य किया। चलिए जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूरता एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इन्हें स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना गया। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक तो सर्वाधिक शिक्षित थे, विद्वान थे और योग्य व्यक्ति भी थे, लेकिन यह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण और क्रूरता के कारण इन्हें स्वप्नील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योजना, जो इन्होंने जो योजनाएं बनाए थे इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को कवर किए हैं। तो सबसे पहले राजधानी परिवर्तन। ठीक है ना, राजधानी का परिवर्तन कैसे करते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है ना, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोलों आक्रमण से बचना तथा दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करके वहाँ राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना था। मतलब कि इसने अपनी राजधानी परिवर्तन इसलिए किया था कि मंगोल के आक्रमण से बच सके और दक्षिण में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सके।
लेकिन यह योजना असफल हो जाती है, ठीक है ना, और बाद में फिर से दिल्ली को राजधानी बनानी पड़ती है, ठीक है। जब यह दिल्ली से देवगिरी आ गए तो मंगोल दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है ना, जिसे देखकर इन्होंने फिर वापस आने की फैसला किया और दिल्ली को पुनः अपनी राजधानी बना लिया। आगे बढ़ते हैं। तो राजधानी परिवर्तन से हमें यही जानना था। दूसरा परिवर्तन देखते हैं, इनका योजनाएं क्या थी। तो सांकेतिक मुद्रा योजना, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा योजना क्या थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर था, ठीक है ना। जो उस समय चांदी के टंके चलते थे उसी के हिसाब से तांबे और कांसे के सिक्का उन्होंने चलाया जो कि चांदी के टंके के मूल्य के बराबर था। तो इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को असामान्य रखा, मतलब कि छिपाकर नहीं रखा, सब यह जानते गया, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके के जगह पे तांबा और कांसे के सिक्के तो चलाए, लेकिन इन्हें बनाने की क्रिया को यह असामान्य रखे, यानी कि छुपाकर नहीं रखे, जिस कारण सभी यह बनाने की क्रिया को जान गए और घर घर में नकली सिक्के बनने लगे, ठीक है ना। तो बाद में क्या होता है, तो बाद में इस योजना को मोहम्मद बिन तुगलक समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह नकली सिक्के बनने लगे, इसीलिए यह इस योजना को भी समाप्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुरासान अभियान योजना, इनके बारे में जानते हैं। खुरासान का अभियान योजना क्या था। तो इस समय ईरान जो कि खुरासान में है, ठीक है ना, में मंगोल के शासन का पतन हो गया, ठीक है। जो वहाँ मंगोल शासन कर रहे थे तो वहाँ से उनका पतन हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई, ठीक है ना, मतलब कि उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की, ठीक है। खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की सेना को तैयार किए और उन्हें 1 वर्ष का अग्रणी यानी कि एडवांस में वेतन दे दिए। 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का अग्रणी वेतन दे देते हैं, लेकिन यह बाद में युद्ध नहीं करते हैं। बाद में चलकर इसने खुरासान के शासन से संधि कर ली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना किया था। कृषि विकास के लिए इन्होंने आमीर-ए-कोही नामक विभाग की भी स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। यह कृषि विकास के लिए स्थापना किया गया था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। जो एडवर्ड थॉमस थे इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीकी मोरक्को यात्री, ठीक है ना, इब्न बतूता मोस्ट वीवीआई, यह लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। जो अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता था यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा विद्वान था और शिक्षित भी था। खूबी देखकर इसने दिल्ली का इसे काजी बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक जो कि रेहरा है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इब्न बतूता जो कि रेहरा पुस्तक को लिखे हैं, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो भी घटनाएं हुए हैं उन सभी को यह कवर किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय हो गए। जब वह सिंध जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु रास्ते में 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य मोस्ट BVI की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में दो राजवंश की स्थापना हुई। उसमें से एक राजवंश थे विजयनगर साम्राज्य। इनकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। और दूसरा साम्राज्य था अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में, ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इनके शासनकाल में दो राजवंश ने शासन किया था दक्षिण भारत में, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और एक बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ठीक है ना। बदायूं लिखते हैं, अंततः लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिली और लोगों से उसे मिली, ठीक है। यह कथन बदायूं लिखते हैं, मोस्ट BVI है। आगे बढ़ते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। जो जजिया कर होता है इसे लागू करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। जजिया कर क्या होता है इनके बारे में जान लेते हैं। तो जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, यानी कि गैर मुसलमान मतलब मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी से जजिया कर लिया जाएगा। एक प्रकार का कर है जो कि मुसलमान पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था, मतलब कि इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को, इन सभी को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे यह ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। तो जजिया कर के महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कवर किए हैं, इसे आप लोग कवर कर लें। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम थे इन्होंने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जो मोहम्मद बिन कासिम थे इन्होंने जब जजिया कर भारत पे लगाया था तो ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासन पे बैठते हैं तो इन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब जब आते हैं तो 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर देते हैं, ठीक है। जजिया कर को वापस से यह लागू कर देते हैं। तो जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। जो जजिया कर था इनका अंत मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। जजिया कर से यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। जो फिरोज शाह तुगलक थे यह बहुत अच्छे शासक थे और अपने जनता के प्रति बहुत अच्छा कार्य करते थे, इसीलिए यह प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया
कर सिंचाई कर भी लागू किया, जो उपज का 1/10 भाग था। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक एक नया कर लागू करता है जिनका उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने लगभग 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। ठीक है ना। जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने 300 नए नए नगरों की स्थापना की, जिनमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर प्रमुख नगर हैं। ठीक है। जिनमें से फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर ये प्रमुख नगर हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। ठीक है ना। इन्होंने अनाथ मुस्लिम महिला, अनाथ विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए एक नया विभाग चलाया जिनका नाम था दीवाने खैरात। ठीक है। इसकी स्थापना किया। सल्तनत काल में सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। ठीक है ना। सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। गुलामों के देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की। क्योंकि इनके पास बहुत अधिक गुलाम था, इसीलिए इन्होंने दीवाने बंदगान की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की स्थापना की है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रित से निर्मित सिक्के भी जारी किए हैं। ठीक है। तांबा और चांदी से मिश्रित निर्मित सिक्के भारी संख्या में इन्होंने जारी किए हैं। आगे देखते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया। जो फिरोज शाह कोटला दुर्ग दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। तो आगे देखते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जानते हैं। इनसे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद ही था। ठीक है। जो नसरुद्दीन महमूद है वह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। 1394 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह बनता है। यह दिल्ली के सिंहासन पर 1394 ईस्वी में बैठता है। तो इसकी दुर्दशा को देखकर इतिहासकारों ने कहा, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला है। ठीक है ना। मतलब कि कुछ इतिहासकार कहते हैं विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक ही फैला हुआ है। मतलब कि ज़्यादा दूर तक इनका साम्राज्य फैला नहीं था, बहुत ही साम्राज्य छोटा हो गया था, इसीलिए कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग थे, इन्होंने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई और इसी के साथ तुगलक वंश की अंत हो गया। ठीक है। 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। बताइए क्या होगा? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताइए।
जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन जी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी मुहम्मदाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक वंश का कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था? बताइए, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके किसे बनाया? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तन करके किसे बनाया? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी मुहम्मदाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी देवगिरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवगिरी को अपना राजधानी बनाया और इसका नाम चेंज कर दौलताबाद रख दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था? बताइए, ब्राह्मण पर जजिया कर किस शासक ने सबसे पहले लगाया था? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया है? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, ठीक है, यह दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं, जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए, ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक हुए, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।